गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड जिनका मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। ओरेस्टेड ने ही मैग्नेटिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले हमें दिया था। उसके बाद और बहुत सारे साइंटिस्ट इस फील्ड के अंदर काम कर चुके हैं। मैक्सवेल जो थे उन्होंने भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंबाइंड इफेक्ट के बारे में हमें बताया था, जिसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की। व्हाट इज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट? ओरेस्टेड हमें बताया था ओरेस्टेड ने कि जब भी कोई एक वायर जब उसके अंदर करंट फ्लो करता है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि ये कोई वायर है और इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। कैसे फ्लो कर रहा है? फ्रॉम लोअर टू अपर, नीचे से ऊपर की ओर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड विद द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लाइक दिस। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस तरह प्रोड्यूस हो जाएगा। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड प्रोड्यूस हो चुका है। अब जब करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम लोअर पार्ट टू अपर पार्ट, तो जैसे हम इसको ऊपर से देखेंगे, अगर हम यहां से देखें तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन हमें नजर आएगी एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे हम इसको नीचे से देखेंगे, अगर हम इसको यहां से देखें तो इसकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमें नजर आएगी क्लॉकवाइज। अगर हम इसके करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दें, करंट हमने वायर के अंदर ऑपोजिट कर दिया, करंट हमने फ्लो कर दिया फ्रॉम अपर टू लोअर पार्ट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो भी ऑपोजिट हो जाती है। कैसे? अब मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा एंड दैट इज गिवन बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, पर अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें करंट की डायरेक्शन नजर आएगी क्लॉकवाइज, और जब हम इसको नीचे से देखेंगे तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो हम कह सकते हैं जब भी कोई करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, then the direction of magnetic field produced is given by right hand thumb rule। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? हमने क्या किया, जैसे ये जो मार्कर है, अगर ये एक वायर है करंट कैरिंग वायर और इसको मैंने अपने राइट हैंड में पकड़ा है, तो अगर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम लोअर टू अपर पार्ट, लोअर टू अपर जा रहा है करंट, या हम कह सकता हूं कि जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज गिवन बाय द थंब, देन द कर्लिंग फिंगर, जो ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं, दैट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अगर करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, तो जो उंगलियों की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर मैं करंट की डायरेक्शन को नीचे की तरफ कर दूं, अगर मैंने करंट को ऐसे कर दिया तो अब जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो बिल्कुल सेम हमने यहाँ पे दिखाया है। अगर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम लोअर टू अपर, देन मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम अपर टू लोअर, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। उसके बाद हमें एक्सपेरिमेंट के नियम को समझना है, ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट को हमने समझना है कि ओरेस्टेड ने एक्चुअली में हमें क्या बताया था। अगर हम यहां मान लें कि ये एक वायर है, वायर
जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, या मैं कह सकता हूं इसको एक नाम भी दिया गया है एम्पियर्स स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर है कि अगर एक इंसान स्विम कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर एक इंसान स्विम कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट such that the current enters through his feet and leaves from his head, अगर करंट उसके पैरों में से एंटर कर रहा है और हेड में से लीव कर रहा है, then his face always turn toward his left hand, तो जो उसका फेस होगा वो हर बार उसके लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न होगा। अगर यहां से एक मैन स्विम कर रहा है in the direction of current such that current enters through his feet and leaves from his head, then his face, अगर हम उसके फेस की बात करें then his face always turn toward the left hand, तो उसका जो फेस होगा वो हमेशा टर्न करेगा toward his left hand। इसी तरह हम इस को एक और नाम से भी समझ सकते हैं, that is called snow rule, snow rule। snow rule हमें क्या कहता है, स्नो का मीनिंग है साउथ टू नॉर्थ देन टर्न्स टुवर्ड वेस्ट। तो इसके अंदर हम देखते हैं हमने ये 4 डायरेक्शंस यहां पे रिप्रेजेंट कर दी, दिस इज साउथ, ये नॉर्थ, दिस इज वेस्ट and east, these are the 4 directions। और यहां पे हमने एक मैग्नेटिक नीडल रखी है, दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल, यहां पे हम थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं मैग्नेटिक नीडल को। ये कोई मैग्नेटिक नीडल है जिसको हमने इस पॉइंट के ऊपर रखा है, मैग्नेटिक नीडल के इस साइड करंट पोल जो है साउथ है, इस साइड वेस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट। अब इसको समझने के लिए, स्नो रूल को समझने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर हम कहते हैं कि करंट किसी वायर के अंदर फ्लो कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, ये हमारा नॉर्थ पोल है जो मैंने डायरेक्ट कर दिया हल्के से, दिस इज द नॉर्थ पोल। तो जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है दैट इज ऑलवेज टर्न टुवर्ड वेस्ट, तो जो इसका मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल होगा दैट इज ऑलवेज टर्न टुवर्ड वेस्ट। तो स्नो रूल को हम यहां से समझ सकते हैं साउथ टू नॉर्थ देन टर्न टुवर्ड वेस्ट। अगर करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा that is always turn toward west। तो ये था ओरेस्टेड रूल, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड ने हमें ये बताया था कि जब भी कोई वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम इसकी एक एप्लीकेशन करते हैं दैट इज बायोट सावर्ट लॉ। उसके अंदर हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है एट एनी पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ हमें ये बताते हैं कि एक करंट कैरिंग वायर से कुछ डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया है और उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कितना इफेक्ट होगा। तो देखते हैं हम, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, ये हमने यहाँ पे करंट कैरिंग वायर ली है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I
फ्रॉम लोअर टू अपर, और यहां पे हमने एक पॉइंट लिया दैट इज P, और इस पॉइंट P के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये तो एक पूरी वायर है, पहले हमने क्या किया, इस वायर के ऊपर एक स्मॉल पार्ट ले लिया, एक स्मॉल पार्ट, और वो पार्ट इतना छोटा दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, यानी कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ दैट पार्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, और उसको हमने नाम दे दिया दैट इज DL। DL जो है वो स्मॉल पार्ट है, वो स्मॉल लेंथ है, जिसके कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब जो ये लेंथ है इसकी तो कोई डायरेक्शन है नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा है, तो हमने क्या कर दिया, इसको करंट एलिमेंट बना लिया। करंट एलिमेंट मींस इज दैट पार्ट ऑफ लेंथ थ्रू विच करंट I इज फ्लोइंग। ये I से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और दिस I इंटू DL, ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई, एंड दैट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। ये हमारा करंट एलिमेंट है, और इस करंट एलिमेंट से R डिस्टेंस के ऊपर, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ये P पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो पोजीशन वेक्टर है वो R है। R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, और ये जो DL है और ये R है, इन दोनों के अंदर एंगल जो है दैट इज थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा हो गया। नाउ वी फाइंड दैट कि जो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, कौन से वो फैक्टर है जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब देखो ये एलिमेंट जो है, ये जो लेंथ है वो हमने स्मॉल लेंथ ली है, तो अगर लेंथ स्मॉल है, अगर ये करंट एलिमेंट स्मॉल है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा। तो जो P पॉइंट है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है स्मॉल है, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद dB। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ at P is directly proportional to current flowing through wire, flowing through wire। सबसे पहले हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट के ऊपर वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने करंट कम पास किया है वायर के अंदर से तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा, कम होगा। अगर हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट पास कर दें वायर के अंदर से तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो dB है that is directly proportional to current flowing through the wire। सेकंड देखते हैं, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to इसके लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट। जो यहां पे हमने एलिमेंट लिया है DL, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहाँ पे एलिमेंट का साइज और बड़ा ले लें, अगर हम पूरी वायर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा। तो जितना लेंथ, जितनी वायर की लेंथ ज्यादा होगी, जितना एलिमेंट ज्यादा बड़ा होगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा। तो यहां से हम बात कर सकते हैं कि dB
is directly proportional to length of small element. थर्ड हम बात करते हैं the magnetic field strength is directly proportional to sine of the angle between current element and position vector. Current element and position vector. जो यहाँ पे एंगल बन रहा है करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में, दैट इज थीटा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा के साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। तो उसका हमें साइन लेना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। एक फैक्टर और रह गया। अब ये भी देख लेते हैं कि वो साइन थीटा पे कैसे डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि एक वायर है, एक वायर के अलोंग करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ये वायर है और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम लोअर टू अपर। तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट ले लें और हम पी पॉइंट यहाँ पे ले लें, दैट इज परपेंडिकुलर टू करंट एलिमेंट, तो इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। अब जैसे जैसे हम एंगल को कम करते जाएंगे, अगर मान लो ये पहले हमने आर यहाँ पे लिया, फिर हमने आर यहाँ पे ले लिया, फिर आर यहाँ पे ले लिया एंड सो ऑन, आर के लिए हम एंगल को चेंज कर रहे हैं, बार बार एंगल कम होता जा रहा है। अगर एंगल कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और अगर हम थीटा 0 कर दें, यानी कि हमने पोजीशन वेक्टर ये ले लिया, तो इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट बिकम्स 0। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको कम मिलेगा। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि अगर थीटा 90 होगा तो यहाँ पे वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम होगी। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। और थीटा 90 पे मैक्सिमम और थीटा 0 पे 0, ये साइन के केस में होता है, क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम होता है और साइन 0 0 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे साइन ऑफ थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फोर्थ फैक्टर जो बनता है यहाँ पे, नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर की बात करें हम, then magnetic field strength is inversely proportional to distance of point from current element तो यहां से हम कह सकते हैं dB is inversely proportional to r square, सॉरी यहां पे लिखना था square, inversely proportional to square of distance from current element to that point। तो इन दोनों के बीच में अगर हम देखें, ये करंट एलिमेंट है, ये पी पॉइंट है, दोनों में डिस्टेंस कितनी है r, तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये बन गया हमारे पास, ये हम इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है वो डिस्टेंस के इनवर्सली वेरी करती है।
अगर क्लोज है तो अट्रैक्शन और रिपल्शन ज्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्शन कम होती जाती है। तो अगर हम इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन कर दें, ऑन कंबाइनिंग दीज फोर इक्वेशंस और फोर फैक्टर्स, देन वी गेट, चारों को कंबाइन करने के बाद हमें ये मिलेगा dB is directly proportional to I dl sin theta over r square। इन चारों जो फैक्टर्स को हमने कंबाइन कर दिया है, कंबाइन करने के बाद हमें मिल रहा है, अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देते हैं, देन dB is equal to mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square, where mu naught over 4 pi is constant। ये कांस्टेंट है, जैसे हमने कूलम्स लॉ के अंदर किया था, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में किया था, वहां पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ये आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ गया हमारे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई। यहाँ पे म्यू नॉट जो है दैट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, absolute permeability of free space। जैसे हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बात की थी, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बिल्कुल सिमिलर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये कांस्टेंट हमने यहाँ पे लगा दिया। दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। ये जो रिजल्ट हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया है अभी जस्ट, दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? क्या किया हमने, dB is equal to mu naught over 4 pi I dl sin theta over r square, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया विद r से ही मल्टीप्लाई कर दिया, r से ही डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से हमें क्या मिला, dB is equal to mu naught over 4 pi I dl sin theta over r cube into r। अब इसको हमने थोड़ा सा एक पैटर्न में लिख लिया, पैटर्न के अंदर कैसे, इसको थोड़ा ऐसे लिख लिया हमने, dB is equal to mu naught over 4 pi I dl r, r को मैंने आगे लिख दिया, इनटू में लिख दिया मैंने साइन थीटा, और नीचे बना हमारे पास r क्यूब। अब देखेंगे हम कि जो ये थीटा है एंगल, वो dl और r के बीच में बन रहा है। dl इज द स्मॉल एलिमेंट एंड r इज द पोजीशन वेक्टर, तो इन दोनों के अंदर एंगल बन रहा है थीटा, और यहाँ पे हमने दिखाया कि dl और r और साथ में क्या आ गया इनके साइन थीटा। इट मींस dl और r के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, साइन थीटा जो है वो कौन से प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने लिखा dB और वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने म्यू नॉट ओवर 4 पाई I, इसको हमने लिख लिया dl क्रॉस r, वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमने, और डिवाइडेड विद r क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। ये है बायोट-सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म। तो आज जो हमने किया और एस्टेड एक्सपेरिमेंट और बायोट-सावर्ट लॉ की स्केलर फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।